अगर लला तावला ईसा खेलवी की एक ऑटोबायोग्राफी है और जिंदगी पर बनने वाली फिल्म का नाम क्या हो सकता है? दर्द। दर्द। अच्छा, गुड। दर्द हो सकता है। मैंने इस बात अगेन, इतनी बड़ी स्टोरी को इतने से एक लफ्ज़ में एकदम से बंद करना आसान नहीं है, बट क्योंकि आपने मुझसे ऑन द स्पॉट सवाल किया, मेरे दिमाग में जो पहला लफ्ज़ है मैंने आपको बता दिया कि दर्द एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है जिस पे एक पूरी स्टोरी आपके सामने बयान हो और एक एक फ्रेम उस दर्द को, एक एक साउंड, एक एक डायलॉग उस दर्द को आपके सामने लेकर आए कि वो स्टोरी क्या है, वो एटमॉस्फेयर क्या है जिसमें मैंने वक्त गुजारा है, अपनी ज़िंदगी के बहुत लम्हा गुजार दिए, और वो वहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ की ज़बान सराय की जड़ी सारी अपनी ज़बान है, वो ओके आख दिए उसका चलन के है, लोग के आख दे बैठे हैं, लोग के सुन दे बैठे हैं। तो वो पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, वो उसमें मैं बड़े अरसे से नईम भाई विजुअलाइज कर रहा हूँ, बस एक राइट वक्त का इंतज़ार है। लाला तावला ईसा खिलवी का दर्द जितना हिट हुआ है दुनिया में और जितना बिका है, किसी पाकिस्तानी और आर्टिस्ट को अगर इस जॉनरे में देखें तो आपके ज़हन में दूसरा कौन आता है? वैसे तो नईम भाई, हमारा म्यूज़िक ना बड़ा एक सोलफुल म्यूज़िक है। आप जिस भी आर्टिस्ट को उठा के देख लें, सोल वो म्यूज़िक होता है जो कहीं ना कहीं दर्द के एलिमेंट से छुपा होता है, भरा हुआ होता है और लोग बात कर रहे होते हैं। तो वैसे तो हर आर्टिस्ट एक दर्द का सफ़ीर है, बट जो पापा की एक स्टोरी है, क्योंकि वो पासमानदा इलाके से हैं जहाँ पे म्यूज़िक की बात करना ही एक गुनाह था, तो वो एक और ही एक एलिमेंट लेकर आता। उनकी गायकी में जो दर्द है वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, वो उनकी आवाज़ में है। वो कंपोजर ने नहीं कहा कि ये लाइन ऐसे क्या नहीं है। कंपोजर कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अक्सर पापा से बात करता हूँ कि जो इनका गाना कमीज तेरी काली है, अगर वो आप गौर से सुने ना तो वो सैड सॉन्ग है। अच्छा, उसमें भी आपको एक दर्द की फील आवाज में नजर आएगी, बट क्योंकि पापा ने जो परफॉर्म किया, जो रिदम को समझा और जो दिल की बात की, उस रिदम को समझते हुए वो आपके दिल में उतरी और आपने उसके साथ झूमना शुरू कर दिया। तो गाना वो भी सैड है। तो जितने आर्टिस्ट की आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि जनरली हमारे म्यूज़िक को सोलफुल इसलिए माना जाता है, इसलिए पूरी दुनिया में इसको खूबसूरत माना जाता है कि वो सोलफुल एलिमेंट है। बट डैड की स्टोरी ज़रा डिफरेंट है। यानी कि आज आपने मैं बताया कमीज तेरी काली जो है वो सैड सॉन्ग है। आप उनकी आवाज़ सुन लें, उसमें उनकी परफॉर्मेंस सुन लें जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। ये तो गाना है, हमारे तो यहाँ अदालती फैसलों का नहीं पता चलता। फैसला होता है पहले उस पर मिठाई बांट देता और रात को पता चलता है जब ट्रांसलेशन होती है उर्दू में कि वो तो फैसला सैड है। ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, बस मैं समझने लेट समझ आती है। बस मैं पापा से बात करता हूँ, गाना इस पे भी बनाया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से आप बता रहे थे मुलाकातें थी, मेरी मुलाकात होश में, मेरी होश में। वो तो जरा कैसा लगता था? आजकल उनकी डेथ एनिवर्सरी भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खान साहब का ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा? और कौन नहीं है। खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, राहत साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस तरह से वो लेगेसी को लेकर चले हैं, बल्कि इन मैनी वेज वो मेरे दुख को शायद ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो कि जब एक लेजेंड के नीचे आप आते हैं तो कितना मुश्किल होता है। Exactly. तो जहाँ तक खान साहब की, नुसरत फतेह अली खान साहब की बात है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और शुरू से ही, यानी कि जब पैदा हुआ था मुझे उनकी परफॉर्मेंसेस याद हैं। मैं सामने बैठा हूँ, वो कवाली कर रहे हैं और उनके घर में जाता था, पापा लेकर जाते थे। अच्छी बात है, कोई गमी है, कोई खुशी है, उनका आना हमारा जाना, तो वो कनेक्टिविटी नईम भाई बड़ी यूनिक थी। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि इतने बड़े लेजेंड्स के अंदर ना मैंने उनको देख लिया, उनको महसूस कर लिया। अब खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की मुझे घुटी है। अच्छा जी, जन्म घुटी मेहदी हसन खान साहब की है और मुझे पता भी नहीं था, मुझे पापा ने बताया। बट जब होश मुझे संभालने में मुझे पापा ने बताया, मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आया। जब मैंने जब गाना शुरू किया ना नईम भाई, मैंने अपना जीरो से स्टार्ट किया। नहीं, ये अरेंजमेंट थे या इत्तेफाक हुआ कि मेहदी हसन साहब लाहौर थे
इत्तेफाक आपकी पैदाइश हो गई? ये पापा आपको बेहतर बताएंगे। अच्छा। ये रेंज था या जो भी था, मैं खुशकिस्मत हूँ भाई मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस बात का मुझे और जब होश आया तो मेहदी हसन साहब से मुलाकात हुई तो वो उन्हें वो था याद के मैंने सांवल को वो वैसे बेसमेंट में आते हारमोनियम रखा हुआ होता था उन्होंने, और मैं उनकी गोद में बैठता था, और वो जब गाते थे तो मेरे इस कान से वो गा रहे होते थे और वो हारमोनियम छेड़े बैठा सुन रहा हूँ। उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया, इतना होश नहीं होता था कि यार गाना क्या है, कितना मुश्किल है, इसकी अलिफ बे क्या है और इसकी अदायगी क्या है। वो अब जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे उस वक्त का एहसास हुआ कि मैं अगेन कितना खुशकिस्मत हूँ कि वो रचना बसना, वो एटमॉस्फेयर का ना, आप एक मरतबा महसूस कर लो ना, आपको पता चल जाता है कि यार स्टैंडर्ड क्या है, एक बार क्या है, म्यूज़िक किसको कहा जाता है, एक परफॉर्मेंस किसको कहा जाता है। तो मैं खुशकिस्मत था कि वो मैंने महसूस की बड़ी यंग एज में। और कोई मुलाकात इस तरह के लेजेंड कौन से ज़हन में? बहुत 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 मेरी कॉमेडियंस, मैडम नूर जहाँ से मुलाकात? मैडम नूर जहाँ से मुलाकात हुई, जब हमारा स्टूडियो लाहौर में था, जब उसकी ओपनिंग हुई तो वो आई, मैं बैठा हूँ साथ, वो मुझे देख रही है, मैं उनको देख रहा हूँ। और क्लास थी इन लोगों में? गाना तो था ही, जिसका जितना बड़ा था किसी का और बड़ा था, क्लास भी थी जो आपको फील होता है कि नहीं उस तरह से रही? नहीं भाई, मैं समझता उन आर्टिस्ट में या उसके बाद? नहीं, उनमें और फिर उसके बाद? नहीं भाई, ये जो इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक स्टैंडर्ड और एक बार सेट कर दिया था। वो स्टैंडर्ड और बार सिर्फ आवाज़ से सेट नहीं होता, हर एक आर्टिस्ट की स्टोरी भी चलती है, हर एक आर्टिस्ट की स्टोरी भी बिकती है। उस स्टोरी का हिस्सा उनकी अपनी लाइफ भी होती है, उसका हिस्सा उनकी अपनी एक क्लास भी होती है, उनकी सोच भी होती है। अब जितना लंबा एक आर्टिस्ट चलेगा उसकी उतनी बड़ी सोच है, उसका अब उतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक रख रखाव, एक रख रखाव, इखलाकियात, बिल्कुल बिहेवियर, बिल्कुल। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जितना मैंने देखा, मुझे कभी भी किसी भी आर्टिस्ट से ऐसा नहीं लगा कि उसने दिल आज़ारी की हो। पीछे क्या होता था क्या नहीं होता मैं नहीं जानता। जब मेरे साथ आके बैठते थे, घर में हम इकट्ठे बैठते थे, तो मुझे हमेशा उनसे एक खुशबू और एक हमेशा एक अच्छी बात सुनने को मिलना और एक पॉजिटिव विज़न जो है वो आता था। बाकी स्टूडियोज़ में क्या रहा, ये तो आप मुझसे शायद बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हो कि जब उनकी रिकॉर्डिंग्स होती थी क्या होता था मुझे नहीं पता, बट मैं समझता हूँ कि ये सब एक आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपना एक बार सेट किया था। आपका जो लाहौर वाला घर है, ईसा खिलवी हाउस, उसमें वॉल में ना वो कैसेट्स लाले के सारे कैसेट्स लगे हुए हैं। मेरे ख्याल है घर के कोने खत्म हो जाते हैं एक स्टेज पे। अभी कैसेट, कितना कैसेट रिलीज हुआ और एल्बम मिला के सीडीज? असल में पापा का, नईम भाई, जो कैसेट्स का कंटेंट है ना, वो एक तरफ है, सीडीज़ में बहुत सी एल्बम्स हैं जो अलहदा रिलीज़ हुई। अच्छा, टोटल हम पहले नंबर ऑफ सॉन्ग्स की बात अगर करें तो टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स, एग्जैक्ट नंबर जो है, मैं तो आपको, बल्कि मैं कैसेट्स में बेहतर आपको बता पाऊंगा। कैसेट्स में, कैसेट्स में आई थिंक 600-700 कैसेट्स प्लस हैं। फिर अगेन जो सीडीज़ रिलीज़ हुई वो अलहदा हैं। फिर ऐसा काम उन्होंने किया जो टेलीविज़न के लिए किया वो अलहदा है। बहुत से गाने हैं रिलीज़ हुए, बहुत सा म्यूज़िक रिलीज़ हुआ, वो अलहदा से है। तो मैं तो, बहुत मुश्किल है कि आप एक नंबर लगा दें उस पर कि इतनी कैसेट्स रिलीज़ हुई, इतना म्यूज़िक रिलीज़ हुआ। तो सोलो ट्रैक्स बहुत रिलीज़ हुए, कैसेट्स बहुत रिलीज़ हुई, टेलीविज़न के लिए बहुत काम रिलीज़ हुआ, और बहुत सा ऐसा नईम भाई काम है जो रिलीज़ भी नहीं हुआ। अच्छा, बहुत काम ऐसा है, लेकिन महफूज है। महफूज है। अच्छा, वो करेंगे ना आप जाहिर? वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 1 2 3 4 5 अगर करूं, ये जरा अब आपका इम्तिहान है। कौन सा गाना जो है ना लाला का बड़ा वो दिल को लगता था कि यार क्या लाला ने ये क्या कर दिया? पहले नंबर पे जिसको आप ज्यादा सुनते थे। हो सकता है कि मेरे जो उनके फेवरेट हैं वो डिफरेंट हो सकते। बिल्कुल है। आगाज तो इस सवाल का मैं जवाब देते हुए यही कहूंगा कि मौसम पे भी डिपेंड करता है अंदर का मौसम क्या है। बट एक गाना है पापा का, दिल कमले नु लख समझावा, वो गाना मुझे बहुत पसंद। अच्छा, और पता नहीं आपने वो सुना हो या ना सुना, वो बड़ा एक रेयर रिकॉर्डिंग है।
और वो बड़ा खूबसूरत एक ट्रैक है, तो वो मुझे बहुत पसंद है।